नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी के प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा पर आधारित न्यूमेरिकल किए। इसमें हमने एडिशनल न्यूमेरिकल भी लिए हैं। एनसीईआरटी में जो एडिशनल थे वो भी हमने लिए हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी हम कोई चित्र वाला, जो फिगर वाले न्यूमेरिकल हैं, वो हमने नहीं लिए। तो फिगर वाले न्यूमेरिकल या तो एंड में ले लेंगे, या जहाँ अपन देखेंगे बीच में कहीं टॉपिक रुकता है, मार्जिन दिखता है, वहाँ ऐड कर देंगे। कुछ चित्र वाले न्यूमेरिकल भी हैं, है ना। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट टॉपिक को छोड़ दो, आप जो इस चैप्टर का एंड करेंगे वो मान लो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अब अपने पास 3 बड़े बड़े टॉपिक बचते हैं, तो ये जो आज से चालू करेंगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अगला टॉपिक तो 100% उसका तो एकेडमिक में क्वेश्चन आता ही आता है, वो मैं बता दूंगा आपको। इसका तो कोई श्योरिटी नहीं है, पर अगले टॉपिक का तो क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसके अलावा ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वह टॉपिक है भंवर धाराएं, है ना। भंवर धाराएं, है ना। अंग्रेजी में इससे ईडी करंट बोलते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक फोको इन धाराओं की खोज करता है, यानी खोज करने वाले हैं, इससे इनको फोको धाराएं भी बोला जाता है। अब जो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो मैं कह रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना। अभी तक हमने ये पढ़ा कि परिपथ से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण बहने वाली धारा प्रेरित धारा कहलाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, परिपथ में अगर फ्लक्स का परिवर्तन होगा तो फ्लक्स के परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है सब। अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा आप इस टॉपिक तक आप परिपथ को भूल जाएं। इस टॉपिक तक परिपथ की बात करना बंद कर दें। बाकी बातें तो रहेंगी, बाकी चीजें तो रहेंगी, लेकिन अब हम परिपथ के बजाय बात करेंगे जैसे धात्विक पिंड, है ना, या धातु की चादर, यानी धातु से संबंधित बात करेंगे, एक मटेरियल की बात करेंगे। अब अभी तक ठीक है सर्किट की कर रहे थे, तो इस भंवर धारा टॉपिक तक आपको परिपथ को, सर्किट को विराम दे देना है, परिपथ की बात न करें। हां, इतना जोर देके कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर जो विकसित होता है या उत्पन्न होता है वो वैसा ही होता है जैसे परिपथ में होता था, लेकिन अब वह परिपथ में नहीं बल्कि किस में देखा जा रहा है, धात्विक पिंड में। तो बात को समझिए साहब, ध्यान से सुनिए। जब किसी धात्विक पिंड, धातु की चादर या धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, पहले परिपथ में होता था, अब परिपथ की बात नहीं कर रहा हूं। धातु के पिंड, चादर या धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है
तो धातु को जोर देके बोलूंगा मैं ना, तो धातु के संपूर्ण आयतन में ठीक वैसी ही धारा उत्पन्न होती है जैसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित हुआ करती थी। लेकिन अब परिपथ में तो है नहीं, धातु के पिंड में प्रेरित धारा जैसी उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा न कहकर क्या बोलते हैं, भंवर धारा कहते हैं। आप समझिए साहब कि ये दोनों है तो एक ही चीज, लेकिन ये परिपथ में और भंवर धारा पिंड में, दोनों की उत्पत्ति का कारण एक ही है, फ्लक्स में परिवर्तन। दोनों एक ही तरह से उत्पन्न होते हैं। यह भी फ्लक्स में परिवर्तन परिपथ से संबद्ध, यह धातु के पिंड से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन। परिपथ में जो पैदा होती है वो प्रेरित धारा होती है, और धातु के पिंड में जो प्रेरित होती है उसे भंवर धारा कहते हैं। तो दोनों एक ही है ना। तो सब धातु के संपूर्ण आयतन में ठीक वैसी ही धारा उत्पन्न होती है जैसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित हुआ करती थी। धात्विक पिंड में उत्पन्न या धातु की चादर में उत्पन्न इस धारा को भंवर धाराएं कहते हैं। इनका स्वरूप जलावर्त तरंगों की भांति होता है। जैसे अपन ठहरे हुए शांत जल में एक कंकर या फिंगर डाल दें तो सकेंद्रीय वृत्त पैदा होते हैं, जिनका केंद्र एक है और खूब सारे वृत्त पैदा होते हैं। एग्जैक्टली भंवर धारा का स्वरूप भी उस जल में, शांत जल में कंकर डालने पर या फिंगर डालने पर पैदा होने वाली धाराओं जैसा ही मैं भी दिखा दूंगा थोड़ा सा ना, क्लियर। इसके अलावा भंवर धारा भी प्रेरित धारा की तरह ही सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। दोनों की नेचर एक है, बस फर्क मैंने बताई दिया शुरू में कि वह परिपथ में होती है और भंवर धारा धातु में होती है जब उदाहरण में भी डिस्टिंग्विश कर देंगे, उदाहरण देंगे जब बता भी दें। तो सब दोनों उस कारण का विरोध करती हैं जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। मतलब प्रेरित धारा की भांति भंवर धारा भी सदैव आरोपित धारा का विरोध करेगी। ठीक है सब। चलो, धातु के पिंड में भी आपको वैसी चीज मिल गई जैसे परिपथ में फ्लक्स के परिवर्तन से होती थी। हालांकि ताज्जुब वाली बात है पर सत्य है। इन धाराओं की खोज वैज्ञानिक फोको ने की, इसलिए भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कह सकते हैं। लिख देता हूं छोटा सा, है ना, कहीं कोई पूछ ले तो इन्हें सब खोजने वाले वैज्ञानिक के आधार पर फोको धाराएं भी कह सकते हैं। ठीक है सब। अब तंत्र की बात को सुनो, ध्यान देने लायक जो बात है ना। ऐसे तो ठीक है साहब, कोई बात नहीं, एक नया टॉपिक तो है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है वो समझो आप। धातु के पिंड में उत्पन्न इन भंवर धाराओं की प्रबलता इतनी अधिक हो सकती है कि इनके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से धातु पिघल जावे। तो सब इन धाराओं को अवॉइड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी प्रबलता, अब देखो जैसे अपन ने इस चैप्टर को चालू किया था वहां पर शुरू में आपको फैराडे के प्रयोग में बताया था कि सब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति का वेग जितना ज्यादा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी।
अगर वहां नहीं भी बताए तो यहां ध्यान से सुनो कि सब आप जितनी तेजी से परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन की आवृत्ति जितनी तेज होगी, परिपथ में प्रेरित धारा और धातु में भंवर धारा उतनी प्रबल होगी। शायद आप अब आज के युवा हो, लेकिन पहले जो ये आपका बजाज स्कूटर हुआ करता था, तो आज तो सभी स्कूटर में बैटरी लग के आती है, तो हेडलाइट वगैरह कनेक्टेड टू बैटरी स्कूटर चार्ज करता रहता है चलते हुए, मोटरसाइकिल चार्ज करती रहती है। लेकिन पहले ऐसे बैटरी लगी हुई नहीं आती थी। ये स्कूटर के पिछले पहिए से ही डायनोमा अटैच कर देते हैं, वहीं से बिजली बनती है, उसी से वो चीजें चलती थी पहले। अब नहीं, अब तो बैटरी चार्ज होती है उससे। डायनोमा तो अभी भी है, लेकिन अब वो डायनोमा बैटरी को चार्ज करने के काम आता है, अब डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। तो पुराने जो लूना मोपेड, बजाज स्कूटर पुराने, जो आपके फादर वगैरह के टाइम के या उस आपके ग्रैंडफादर के टाइम के मान लो, वो जो थे, उनमें स्कूटर को जितना तेज चलाते थे, हेडलाइट उतनी ज्यादा चमकती थी। फंडा वही है कि आप फ्लक्स का परिवर्तन जितनी तेजी से करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उतनी प्रबल होगी, उतनी पावरफुल होगी। प्रबल का मतलब है ना। तो ये बात प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए भी है कि हम कुंडली और चुंबक के बीच के आपेक्षिक जो गति कर रहे हैं, आपेक्षिक गति का वेग जितना अधिक है, उतनी प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की प्रबलता अधिक होती है। तो अगर पहले कहीं किसी सीन में अगर ये आया नहीं हो, सुनाया नहीं जा सका हो, तो अब ये ध्यान रखना कि परिवर्तन की तीव्रता जितनी प्रबल होती है या जितनी तेज होती है, उतनी प्रबलता सर्किट में प्रेरित धारा की बढ़ेगी और धातु के पिंड में भंवर धारा की बढ़ेगी। तो भंवर धारा से डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि इसकी प्रभाव, अगर आपने मान लो बहुत तेजी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, अब वो परिवर्तन का कारण कुछ भी हो, पर आपने बहुत तेजी से अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, तो आप समझ लो कि प्रबल भंवर धारा उत्पन्न होगी या भंवर धारा की प्रबलता अत्यधिक उच्च होगी, और ये इतनी ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं कि धातु पिघल जावे। अब सब ये तो हो गया इसका डेफिनेशंस वगैरह। अब मैं इसका आपको थोड़ा स्वरूप समझाता हूं, है ना। थोड़ी सी स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं आपको थोड़ी सी स्पेस में समझा दूं। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ये सब बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहां पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, वो अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ दिखाते हो, तो स्वाभाविक है जब चुंबकीय क्षेत्र दिखाते होंगे आप, तो चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शाएंगे, और चुंबकीय बल रेखाएं एन से चलती हैं, एस पर समाप्त होती है चुंबक के बाहर। अंदर तो उनकी दिशा एस से एन हो जाती है, मतलब ऊपर। अब ये जैसे मैंने चुंबकीय क्षेत्र दिखाया, तो ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है, तो बोर्ड के बाहर कौन है? फिर एन है, और बोर्ड के पीछे कौन है? एस है, तभी तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा है। तो आप ध्यान रखना, इधर एन है, यहां से बल रेखाएं चली कहां? बोर्ड के पीछे, तो बोर्ड के पीछे एस है, इसीलिए ये क्रॉस क्रॉस दिखा दिए। ठीक है। अब सब एक मैं धातु की चादर इसमें दिखाता हूं, कलर अलग अलग लेना मेरा शौक है ताकि आपको बात समझ में आए। ये मैंने साहब एक धातु की चादर दिखा दी, है ना। अब ध्यान से, जब इस धातु की चादर को आप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचते हैं, है ना, ये स्टार्ट मतलब 1, दोनों सिचुएशन दिखाऊंगा मैं। अब जैसे इस धातु की चादर, तो धातु की चादर, धातु का पिंड वही है ना। तो जैसे इस धातु की चादर को आप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचेंगे, तो इससे यानी धातु की चादर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन होगा, और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वैसे भंवर धारा उत्पन्न होगी, जिनका स्वरूप जलावर्त तरंगों की भांति है। जैसे जल में पत्थर डालने पर उत्पन्न तरंगें होती है, ऐसा ही स्वरूप संपूर्ण आयतन में किसका होता है? भंवर धाराओं का। तो जैसे आपने चादर को बाहर फेंका, यानी बाहर निकाला, बाहर निकालते ही धातु की चादर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके संपूर्ण आयतन में जलावर्त तरंगों की तरह पैदा हो जाती भंवर धारा। क्लियर? अब देखो, इस समय भंवर धारा वही प्रेरित धारा की तरह उस कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति किससे हुई? बाहर जाने से, है सर? ये बाहर जाने का विरोध करेगी। तो इधर एन है तो सामने क्या बना लेगी? एस बना लेगी। और आप जानते हैं एस बनाने के लिए भंवर धारा की दिशा क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो एस बना लेगी क्योंकि इधर एन था, बाहर ये जिस कारण से उत्पत्ति, जिसे प्रेरित धारा में सुनाया था लेंज का नियम, तो जिस कारण से इसकी उत्पत्ति उसी कारण का विरोध करती है। तो ये एन है, अब ये बाहर नहीं जाना चाहती तो सामने क्या बना देती? एस। तो सब इसके आयतन में सकेंद्रीय वृत्त के रूप में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। भंवर धाराओं की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करे जिससे चुंबकीय फ्लक्स में कमी हो रही है, यानी जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हो रही है। अगर मान लीजिए आप इसे अंदर धकेलते तो भंवर धाराओं की दिशा उलट जाएगी, तुरंत उलटकर चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करने लग जाएगी। अभी बाहर निकल रहे थे, है ना, उस समय तो ये चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध कर रही थी, इसने एन के सामने क्या बना लिया? इसने एस बना लिया। लेकिन अगर चादर को आप अंदर धकेलोगे तो भंवर धाराओं की दिशा उलट जाएगी। अब मैं इसमें चित्र में बनाना नहीं चाहता, है ना, बस आपको कह रहा हूं, ये मिटा भी दूंगा अभी। तो सब ये भंवर धारा की दिशा उलट जाएगी और एन के सामने क्या बन जाएगा? एन बन जाएगा, है ना। तो आप यहां पर भी मेरी शुरुआती बात से सहमत हो गए होंगे। मैंने आपसे यही कहा था कि आप परिपथ को बस विराम दो, है बातें सारी वही, पर अब वो बातें किस में पैदा होती हैं? धातु में, है ना। तो वही लेंज का नियम धातु में भी लग रहा है, वही फ्लक्स में परिवर्तन से वही धातु में भी हो रहा है जो परिपथ में हुआ करता था, सब कुछ वो भी धातु में भी होता है। क्लियर सब? अब तीसरा पैराग्राफ, भंवर धारा की दिशा आपने देख ही ली, है ना, एक हिसाब में दिखाई। अभी इस समय तो ये चुंबकीय फ्लक्स में कमी का विरोध कर रही है, इसलिए एन के सामने एस बना दिया मैंने। अगर आप धक्का देते तो ये चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी और भंवर धारा की दिशा उलट जाएगी। फिर एन के सामने ये एन बना देगी ताकि फ्लक्स में वृद्धि का विरोध हो। अब तीसरा पैराग्राफ, तो मैंने दो पैराग्राफ आपको सुना दिए। एक पैराग्राफ में तो मैंने डेफिनेशन दे दी, है ना। दूसरे पैराग्राफ में मैंने इसको दिखा दिया, तो विजुअल या विजुअल कहते हैं, सेकंड में इसका विजुअल दे दिया और रीजन दे दिया, है ना, रीजन भी बता दिया सब। क्लियर? अब सब तीसरा पैराग्राफ अपन ले रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ में अपन कह रहे हैं कि सब ये पावरफुल होती हैं तो ये तो दिक्कत देंगी, बिल्कुल देंगी। अब इनकी दी गई दिक्कत से हम कैसे बचें? तो अब तीसरे पैराग्राफ, धातु पिंड में भंवर धाराओं की प्रबलता प्रतिरोध पर निर्भर करती है ना। तो ये तो पहले से ही I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। हर धारा के लिए सत्य है कि धारा की प्रबलता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। पिंड का प्रतिरोध जितना अधिक होगा
भंवर धाराएं क्षीण होती चली जाएंगी या उनकी प्रबलता में कमी हो जाएगी। तो साहब अब हमें पिंड का प्रतिरोध बढ़ाना है ताकि भंवर धारा की प्रबलता में कमी हो, है ना। इसके लिए एक तो एडवाइस है कि किसी धातु के ऐसे शेप लें जिनमें सकेंद्रीय वृत्त न बन सके, यानी धातु का आप खांचेदार स्वरूप का इस्तेमाल करें, जैसे ऐसे स्वरूप का इस्तेमाल करें। यह धातु की खांचेदार आकृति, इनमें कंटिन्यूटी नहीं है। अब कंटिन्यूटी नहीं है तो ऐसा सकेंद्रीय वृत्त कंप्लीट नहीं हो पाएगा, खांचे खांचे बना देने बीच में। तो सब एक एडवाइस तो ये है कि इनकी प्रबलता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा भंवर धाराएं उतनी कम होती चली जाएंगी। प्रतिरोध अत्यधिक उच्च है तो भंवर धारा क्षीण हो जाएंगी। क्लियर। तो कहने का मतलब अब उसके संदर्भ में पहली एडवाइस आपको दे दी गई है कि धातु के खांचेदार टुकड़े का इस्तेमाल करें। आपने ट्रांसफार्मर वगैरह के कभी कुंडलियों को खोला हो तो ट्रांसफार्मर की कुंडलियों को खोल चुकने के बाद आप जो पत्तियां पाएंगे वो पत्तियां थोड़ी थोड़ी खांचेदार आकृति जैसी पाएंगे। अब मेन एडवाइस है ना, मेन एडवाइस ये है कि जिस धातु के टुकड़े पर, क्रोड बोलते हैं टुकड़े को, है ना, आप यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा ऐसे नहीं बोला करते, फिजिक्स में उसको क्रोड बोल देते हैं। तो आप जिस धातु के टुकड़े पर कुंडलियां लपेटने वाले हैं, तो भाई जहां कुंडली लपेटेंगे वहीं धारा प्रवाहित होगी। और हम इस बात को जानते हैं, कुंडली के केंद्र पर अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन भी हो सकता है ना साहब। चांस है पूरे पूरे। प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करती तो होंगे ही होंगे। अब प्रत्यावर्ती धारा भी आपने नहीं पढ़ रखी, लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं वो प्रत्यावर्ती से रिलेटेड है। तो साहब कुंडलियां लपेट के प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित कर दोगे तो वो तो फ्लक्स में तो परिवर्तन निश्चित है, होगा ही। ठीक है सर। तो साहब हम धातु के जिस टुकड़े पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडलियां लपेटने वाले हैं उसका प्रतिरोध कैसे बढ़ाएं। तो आप ऐसा करें, धातु के पूरे टुकड़े को पहले तो पत्तियों के रूप में छील लें, पत्तियों में डिवाइड कर दें। हर पत्ती को आप कुचालक वार्निश में यानी द्रव में डुबो लें। पहले तो आपने धातु का पूरा एक टुकड़ा लिया, उस टुकड़े को पत्तियों में छील दिया, अलग अलग कर दिया, है ना। अब इन सभी पत्तियों को आप कुचालक द्रव में डुबोकर वापस अपनी जगह पर जमा दीजिए जहां से निकाला था, वापस पिंड बन जाएगा, है ना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लेमिनेटेड और हिंदी में कहते हैं पटलित, है ना। तो ये प्रक्रिया कहलाती है पटलित और धातु के टुकड़े को कहते हैं पटलित क्रोड। अब स्वाभाविक है कि धातु का पूरा टुकड़ा काम में लिया ही नहीं, उसको हर टुकड़े को आपने या पत्तियों को छीलकर हर टुकड़ा आपने वार्निश में डुबो दिया और वापस चिपका दिया तो प्रतिरोध अत्यधिक उच्च हो चुका, भंवर धारा क्षीण हो जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब भंवर धारा को क्षीण करने के लिए धातु के टुकड़े को छीलिए, वार्निश में डुबोइए, वापस पत्तियां चिपका दीजिए। इस प्रक्रिया को पटलित करना या लेमिनेटेड कहते हैं। और धातु के टुकड़े को पटलित क्रोड, है ना साहब, मैं लिख देता हूं, धातु का टुकड़ा कहलाता है पटलित क्रोड, अंग्रेजी में उससे लेमिनेटेड कोर कहते हैं, है ना। आपका जनित्र है, जनित्र में कुंडलियां हैं, पंखा है, पंखे में कुंडलियां हैं, मतलब मोटर, तो जनित्र है, मोटर है, इन सभी में कुंडलियों को लपेटने के लिए नर्म लोहे की पटलित क्रोड
लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सब? तो भंवर धारा से बचने के लिए आप रेजिस्टेंस को बढ़ाइए। उसके दो आइडिया हैं आपको। पहला आइडिया तो क्या काम में लेना है कि सब खांचेदार आकृतियों का इस्तेमाल करें, जो मैंने दिखा दी, और एक पूरा टुकड़ा कभी काम में न लें। एक पूरा टुकड़ा काम में ले लिया तो आप फंस जाएंगे बुरी तरह। भंवर धारा बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगी। आपने देखा ना, इंडक्शन कुकर आ रहा है ना आजकल। इंडक्शन कुकर इसी कंसेप्ट पे काम करता है, उसका यही कंसेप्ट है। उसमें कोई ना आग निकलती ना कुछ निकलता। आपने कभी देखा होगा इंडक्शन को, जो स्टोव है, उस इंडक्शन स्टोव में कोई ना तो आग निकलती ना कुछ होता, फिर भी वो आपके जो वेजिटेबल है, चाय वगैरह वो पकाता है। तो उसमें यही प्रिंसिपल का, वो इंडक्शन जो स्टोव है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है साहब? उसमें अंदर मशीन होती है जो फ्लक्स में परिवर्तन करती है। अब साहब भंवर धारा के प्रॉफिट एंड लॉसेस है ना साहब? तो पहले साहब लाभ की बात करें। भंवर धारा के लाभ क्या क्या लाभ में सब? तो रुद्धोल धारा मापी में कुंडलियों की साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए, अब देखो किसी भी एक को डिटेल में जान लो, लगभग सब में वही बात होती है। धारामापी आपने पढ़ा, धारामापी की एक संरचना है, उसमें एक बीच में बेलन होता है। बेलन पर आप विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडलियां लपेट देते हैं। जैसे इन कुंडलियों में धारा प्रवाहित करते हैं तो टो बराबर NIAB साइन थीटा के कारण, मतलब बल आघूर्ण के कारण कुंडलियां घूमती हैं। जब कुंडलियां घूमती हैं तो निलंबित कुंडली धारा मापी है तो फास्फोर ब्रांच के तंतु और स्प्रिंग में, और कीलकित कुंडली धारा मापी है तो ऊपर और नीचे लगी स्प्रिंग में ऐंठन आने के कारण प्रत्यानयन बलागुण उत्पन्न हो जाता है, यानी विपरीत दिशा में बलागुण उत्पन्न हो जाता है। यह आरोपित बलागुण के विरुद्ध होता है, तो कुंडली को साम्यावस्था में आना है, क्योंकि विपरीत दिशा में बलागुण पैदा हो गया। तो सब कीलकित कुंडली में धारा मापी में आपने ऊपर और नीचे दो स्प्रिंग लगा दी। निलंबित कुंडली धारा मापी में ऊपर फास्फोर ब्रांच का तंतु है, नीचे स्प्रिंग लगा दी। अब ऐसा ही एक धारा मापी और है, जिसे अपन कह रहे हैं रुद्धोल धारा मापी, है ना? इसमें मत लगाओ स्प्रिंग, ये कुछ अलग कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ये भंवर धारा के कंसेप्ट पे काम कर रहा है। ये यूं कहता है कि बेलन के ऊपर आपने जैसे एल्यूमिनियम का फॉइल लपेट दिया, परत लपेट दी, उसके ऊपर आपने आयताकार विद्युत रुद्ध तांबे के तार की कुंडलियां लपेट दी। क्लियर? जैसे आप कुंडलियों में धारा प्रवाहित करोगे, कुंडलियां घूमेंगी। अब कुंडलियां घूमेंगी तो अक्षीय दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, है ना? क्योंकि आप जो कर रहे हो उससे स्वाभाविक है, कुंडलियों में धारा प्रवाहित करो तो अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इससे। अब इसमें अक्ष पे रखा कौन है? अक्ष पे आपका बेलन और एल्यूमिनियम की परत रखी हुई है। तो स्वाभाविक है जब कुंडली घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होगा, भिन्न भिन्न दिशा, थीटा चेंज हो रहा है, कोण चेंज हो रहा है। तो सब जब उस बीच वाले कुंडलियों के बीच में रखे धातु के टुकड़े से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो भंवर धारा उत्पन्न होगी। और भंवर धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। अब उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण, तो वो उसी का विरोध करेगी। यानी अगर धारा कुंडली को क्लॉकवाइज घुमा रही है तो भंवर धारा कुंडली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए
बल पैदा या बलागुण पैदा करेगी। स्वाभाविक के विपरीत दिशा में जब बलागुण पैदा होगा तो कुंडली विराम अवस्था में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। तो साहब ये कंसेप्ट है। अब इसे तो पंखा भी बना सकते हो ना आप, पंखे में भी तो कंसेप्ट तो घुमाना है। अब आप फ्लक्स का परिवर्तन इस तरह से कर दो कि साहब पंखे में विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल आगुण पैदा हो जाए, विपरीत दिशा में तो पंखा घूमने लग जाएगा। तो एक कंसेप्ट है, उसको आप मतलब उसी तरह से समझो कि भंवर धारा उस कारण का विरोध करेगी जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई, है ना। ऐसे सब इलेक्ट्रिक ट्रेन के ब्रेक में, है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन के ब्रेक में, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन के ब्रेक में तो सब पहिए के पीछे एक ब्रेक ड्रम होता है। अब आप यूं समझ लो धातु का एक छोटा बेलन, ऐसे कह दो आप, है ना, छोटा बेलन, वो ज्यादा मतलब छोटा का मतलब लंबाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे हम ब्रेक ड्रम कहते हैं, धातु का है। अगर हमें ट्रेन को मान लीजिए रोकना है तो रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल आगुण पैदा करो। आपका काम ये, साइकिल में आप पहिए को रोकते हो तो ब्रेक लगा के विपरीत दिशा में बल लगाते हो, है ना। तो सब हमें अगर ट्रेन के पहिए को रोकना है तो उसके पीछे ब्रेक ड्रम लगा हुआ है, इसे धातु का बेलन है, इसे छोटा, उस पर फ्लक्स का परिवर्तन इस प्रकार कर दें या इस प्रकार करें कि गति के विपरीत बलागुण पैदा हो। अब गति के विपरीत बलागुण पैदा होगा तो गाड़ी अवमंदित होगी, धीमी होगी, रुकेगी। तो सब कंसेप्ट तो वही है ना। तीसरा, प्रेरणी भट्टी, है ना, धातु शोधन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, विशेष रूप से चांदी के लिए। अपन ने जब भंवर धारा को पहले दूसरे पैराग्राफ में परिभाषा में कहा कि भंवर धारा की प्रबलता इतनी अधिक हो सकती है कि धातु पिघल जाए, है ना। तो अब आप जैसे मान लीजिए, अब ऐसे समझिए, अपन एग्जैक्ट वो सीन तो जानते नहीं है जिसमें ये किया जाता होगा, बस आपको समझना है, आप यूं हो जाना चाहिए आपको कि हाँ बात में दम है, कहीं सत्यता इस बात के इर्द गिर्द ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब जैसे मान लो अयस्क है, शोधन कर रहे हैं तो उसमें धातु भी होगी और अन्य चीजें भी होंगी। अब हमें तो धातु धातु ही बाहर निकालनी, तो ठीक है धातु का पिंड रख दो बीच में। अब धातु का या सॉरी खनिज जो भी अयस्क है, अयस्क का पिंड रख दीजिए। अब उसमें धातु धातु भी है ना। अब क्या करो, इस पिंड के चारों ओर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करो। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होना ही है, क्योंकि अपन जानते हैं फाई बराबर बी ए कोस थीटा, है ना। तो बी चेंज होगा तो फाई। अब जितनी आवृत्ति बी के परिवर्तन की होगी उतनी तो आवृत्ति फाई के परिवर्तन, मतलब जितनी तेजी से आप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी चेंज करेंगे स्वाभाविक रूप से उतनी तेजी से चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन होगा, उतनी तेजी से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। तो सब बीच में तो मान लीजिए हमने अयस्क रख दिया जिसमें चांदी है, मेटल है ना, और उसके चारों तरफ तीव्र परिवर्ती उच्च आवृत्ति, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा कि जितनी परिवर्तन की तीव्रता अधिक होगी भंवर धारा की प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। तो आप तीव्र परिवर्ती उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा ले लो, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा से तीव्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करो। जब तीव्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करोगे तो स्वाभाविक प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रबल प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जब धारा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। इस ऊष्मा के कारण
जो उस अयस्क में मेटल है, धातु वो पिघल जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो धातु शोधन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीडोमीटर है ना, ये सब 4 व्हीलर में देखते होंगे आप, 2 व्हीलर में भी स्पीडोमीटर, गाड़ी की स्पीड बताने वाला। स्पीडोमीटर भी एक धातु का टुकड़ा है और ये ऐसी जगह पर रखा होता है जहां पहिए के चलने के साथ साथ ही फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो स्वाभाविक है, जैसे जैसे पहिया चलेगा ये विपरीत दिशा में घूमेगा, है ना, और ये विपरीत दिशा में घूमेगा तो स्पीड पढ़ के दिखा देगा, सीधी सी बात है। तो इसमें आपको स्पीडोमीटर में भी आप भंवर धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए सब भंवर धारा के लाभ, है ना। अब सब इसी पे हानियों की बात भी कर देता हूं, क्योंकि टॉपिक तो ये थ्योरेटिकल था, तो इसको यहीं खत्म कर लेते हैं, फिर अगले पेज पे तो अगला टॉपिक लेते हैं, हानियां। ठीक है, जनित्र हुआ, मोटर हुई, मोटर में तो आप सिंपल पंखे वंखे को अज्यूम कर लिया करो ना। तो जनित्र है, मोटर है, इनमें ये कुंडलियों के जखीरे हैं, यूं कह दो आप, इनमें नर्म लोहे की क्रोड पर, टुकड़े पर कुंडलियां लिपटी होती हैं। अब ये काम एसी, अधिकांश एसी, जैसे आप यूं देखो अपन जो अपने आसपास, तो अपने घर में सप्लाई एसी की, तो जब इनको एसी में इस्तेमाल करोगे आप, प्रत्यावर्ती धारा, एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं, प्रत्यावर्ती धारा में इस्तेमाल करोगे तो आप अज्यूम कर सकते हो कुंडलियों में तेजी से धारा की दिशा चेंज होगी, और कुंडलियों में धारा की दिशा चेंज होगी तो उनके बीच जो, जिन पे आपने कुंडलियां लपेट रखी हैं, उन धातु के टुकड़े से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन के कारण उत्पन्न भंवर धारा से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी, जिससे भंवर धारा हानि कहते हैं। क्लियर साहब? अब इस भंवर धारा हानि से बचने के लिए जो धातु की क्रोड है उसे पटलित यानी लेमिनेटेड करना चाहिए, है ना। जैसे आपको लेमिनेशन की प्रक्रिया बताई दी कि पत्तियों में छील लें और प्रत्येक पत्ती को आप कुछ अलग द्रव में डुबा के निकाल लें, तो साहब इनकी जो क्रोड है उसको पटलित होना जरूरी है। मान लो आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला ट्रांसफार्मर बना रहे हो, जहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टा धारा की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, तो फिर आपको सलाह दी जाती है कि फिर आप किसी धातु के टुकड़े का इस्तेमाल करो ही मत, क्योंकि फिर तो आप किसी भी धातु लो, जब आवृत्ति का परिवर्तन या होने वाले परिवर्तन अत्यधिक शीघ्रता से हो रहे हैं तो फिर भंवर धारा की प्रबलता बढ़ सकती है ना। तो साहब जहां आवृत्ति बहुत अधिक हो वहां पर फिर क्रोड में कुछ भी मत रखो, ऐसा वायु क्रोड कहते हैं, इसे एयर ही रहेगी बस, है ना। तो बच्चों ये भंवर धारा से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट थ्योरी टॉपिक था, इसमें पूरी बातें सुनाने की कोशिश की गई है ना।